नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ, लेकिन 1857 की लड़ाई से पहले भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक और अध्याय लिखा जा चुका था, जिसे लिखा था कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनकी वीरता के किस्से इतिहास में दर्ज हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने में कई भारतीय वीरांगनाओं के नाम शामिल हैं। उसी में से एक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण प्रतीक कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जिन्हें दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के प्रेरणा स्थल में रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा की मौजूदगी न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि हम सभी को प्रेरणा देती है, साथ ही साहस और वीरता के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश भी दे रही है। तो आइए जानते हैं कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा के बारे में। बहुत लंबी अवधि तक क्योंकि अंग्रेजों का शासन रहा तो रानी को इतिहास में से गायब कर दिया गया, चर्चाओं में से गायब कर दिया गया। तो अब जब वापस एकदम चर्चा में रानी आ रही हैं तो मेरा मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है अब वो रानी की तरफ काफ़ी उत्साह के साथ उनकी वीरता को देख रही हैं और ये भी जानती हैं कि उनके भी जो कर्नाटक के भी लोग थे कि उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से हिस्सा लिया था, कैसे अंग्रेज़ों का विरोध किया था, और ये एक उनके लिए गर्व और प्रेरणा दोनों की ही बात है राष्ट्र को अपनों को अर्पण करने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई हों चाहे रानी चेन्नम्मा हों, दोनों ही आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के महिला जो प्रशासिका के रूप में और महिला जो अग्रगणी हैं नाम, और जो विरोध जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के संदर्भ में आप देखेंगे और विद्रोह के संदर्भ में देखेंगे कि उनके खिलाफ एक चुनौती प्रस्तुत करना, उस रूप में देखेंगे तो ये एक प्रतीक है उसका। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव काकती में हुआ था। उनका लालन पालन राजकुलों की संतान के तरीके से किया गया था। रानी चेन्नम्मा को संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, मराठी भाषा के साथ ही घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई थी। वो लिंगायत समुदाय से थी और उन्होंने छोटी सी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। 9 साल की उम्र में ही रानी चेन्नम्मा का विवाह देसाई परिवार के राजा मल्ला सर्जा से हो गया। विवाह करने के बाद वो कित्तूर की रानी बनी। विवाह के कुछ समय के बाद रानी चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले चेन्नम्मा के पति की मृत्यु 1816 में हो गई। उसके बाद उनके इकलौते बेटे की मृत्यु भी 1824 में हो गई। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने एक और बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसे स्वीकार नहीं किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तैयार की गई विलय की नीति थी। अंग्रेजों ने भारत के जिस क्षेत्र में भी अपना विस्तार करने का प्रयास किया उस क्षेत्र में उनका विरोध हुआ। कोई आसान काम नहीं था, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट गए हो या अहोम से असम में हो या पंजाब हो या कर्नाटका हो या कोई भी प्रदेश हो। और उस दृष्टि से रानी चेन्नम्मा जो हैं, इनका नाम बहुत ऊपर आता है कि तो 1829 में समझिए ना, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब इनकी रियासत को हड़प लिया, जब इनके पति की मृत्यु हो गई 1816 में, इन्होंने दत्तक पुत्र लिया, इनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई, फिर दत्तक पुत्र लिया। और तब तक तो वो अंग्रेज़ों ने वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति जिसे बोलते थे, और उसकी घोषणा भी नहीं की थी। लेकिन उससे पहले ही जब इनके राज्य को हड़प लिया तो उसके बाद में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होना, एक सेना बनाना, लड़ना अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों को युद्ध में हराना, और वो भी एक स्त्री द्वारा, ये बहुत मायने रखता है। कित्तूर राज्य धारवाड़ कलेक्ट्रेट के प्रशासन के अधीन आ गया, जिसके प्रभारी सेंट जॉन ठाकरे थे। इसके आयुक्त
चैपलिन थे। दोनों ने रीजेंट के नए नियम को मान्यता नहीं दी और कित्तूर को ब्रिटिश नियंत्रण स्वीकार करने के लिए अधिसूचित किया। ब्रिटिश सहायक प्रणाली के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत कोई भी रियासत या क्षेत्र जागीरदार के रूप में स्वचालित रूप से विलय हो जाएगा अगर शासक या तो स्पष्ट रूप से अक्षम हो या फिर बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के उसकी मौत हो गई हो। इस सिद्धांत ने भारतीय शासक के उत्तराधिकारी चुनने के लंबे समय से स्थापित अधिकार को खारिज कर दिया। इस सिद्धांत को भारतीयों द्वारा नाजायज माना जाता था। ये एक मनमानी नीति थी जो प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न होने पर राज्यों को छीन लेती थी। डॉक्टराइन लैप्स यह है कि देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार हम ये मानते हैं कि अगर किसी के संतान नहीं है तो वो गोद ले सकते हैं, उसको दत्तक पुत्र बोलते हैं और उसको अपना शासन, अपनी जमीन, अपनी जो भी प्रॉपर्टी हो दे सकते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कोई भी हो। अंग्रेजों ने क्या बनाया, क्योंकि वो अपना विस्तार कर रहे थे और एक एक करके उनको देश के हर हिस्से को हड़पना था, तो पहले तो उन्होंने क्या किया, सहायक संधियां बनाई भारतीय राजाओं के साथ में कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम पे कोई दूसरा आक्रमण नहीं करेगा। धीरे धीरे उन्होंने भू राजस्व लेना शुरू किया। उसके बाद में जो उनकी हवस थी अपना साम्राज्य बढ़ाने की, आगे क्या किया जाए, तो आगे ये नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए कि अगर तुम्हारी अपनी संतान नहीं है तो अगर तुम दत्तक पुत्र लोगे तो हम उसको तुम्हारी संतान नहीं मानते, तुम्हारी रियासत जो है वो हमने हड़प ली। कित्तूर जो वर्तमान कर्नाटक में एक पूर्व रियासत थी। कित्तूर उस समय मैसूर के उत्तर में एक छोटा स्वतंत्र राज्य था। बहुत संपन्न था। वहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगते थे। दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। यही वजह थी कि अंग्रेजों की नजर इस छोटे से संपन्न राज्य पर पहले से थी। अंग्रेज उन दिनों ऐसी रियासतों को हथियाने की फिराक में रहते थे जिनके राजा की मौत निसंतान हो जाती थी। गोद लिए हुए पुत्र को वो उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने कित्तूर को हड़पने की योजना बनाई। इसी दौरान आधा राज्य देने का लालच देकर कुछ दंगाइयों को अपनी तरफ मिला लिया। जब अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को राजा मानने से मना कर दिया तो रानी चिन्नम्मा ने अपनी अंदरूनी मामला बताकर दूर रहने के लिए अंग्रेजों को लताड़ लगाई। देखिए, रानी चिन्नम्मा और झांसी की रानी, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों की जो रियासतें हैं, उनके पति की मृत्यु के बाद वहाँ तो रानी चिन्नम्मा क्या तो कुछ दिन उनका बेटे रहे, लेकिन उनका जो दत्तक पुत्र उन्होंने लिया उसको नहीं माना गया और हड़प ली गई। वही चीज़ झांसी में की गई कि झांसी को हड़प लिया गया। रानी चिन्नम्मा ने जिस प्रकार से फिर सेना बनाई, संगठन किया और अंग्रेज़ों से लड़ी, उसी प्रकार से रानी झांसी ने लिया। फ़र्क एक इतना है कि रानी चिन्नम्मा के समय पे ये एक पूरे भारतवर्षवादी आंदोलन नहीं बन पाया था, लेकिन 57 के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें ये सारे रजवाड़े एक हो गए थे और लगभग 2 वर्ष तक ये लड़ाइयाँ लड़ी गई और पूरे देश भर में उस समय कर्नाटक से लेके और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक में, आसाम तक में, गुजरात तक में, महाराष्ट्र में, सब जगह पे 1857 हुआ। ये एक अंतर है उनके अंदर। जब रानी चिन्नम्मा खुलकर जनता के सामने आई और उन्होंने जनता से कहा कि अंग्रेज कित्तूर लेना चाहते हैं, लेकिन जब तक रानी चिन्नम्मा के रगों में खून दौड़ रहा है, कित्तूर उनसे कोई नहीं छीन सकता। रानी चिन्नम्मा ने कहा कि अधीन होने से मर जाना अच्छा है, इसलिए राज्य को छीनने से बचाने के लिए अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध होगा। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल समझ चुकी थी और वो पूरी निष्ठा के साथ रानी चिन्नम्मा के साथ युद्ध के लिए तैयार थी। अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई जाने लगी। चिन्नम्मा का अर्थ होता है सुंदर कन्या। रानी चिन्नम्मा सुंदर होने के साथ साथ साहसी वीरांगना थीं। राजा और पुत्र के निधन के बाद गद्दी खाली होने पर अंग्रेजों ने कित्तूर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहा, लेकिन रानी चिन्नम्मा उन महिला शासकों में से थीं जिन्होंने हड़प नीति, अनावश्यक हस्तक्षेप और संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया। अपनी वीरता और अदम्य साहस के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ रानी चिन्नम्मा ने पहले युद्ध में जीत हासिल की। 23 सितंबर 1824 का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्मरणीय है, जब कित्तूर जिले पर अंग्रेजों ने पहला आक्रमण किया।
अंग्रेजों ने किले को चारों ओर से घेर लिया और रानी चिन्नम्मा से आत्मसमर्पण करने को कहा। तभी रानी चिन्नम्मा करीब 2000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। रानी चिन्नम्मा और देशभक्तों के वार से अंग्रेज थर्रा उठे। पहली लड़ाई की बात है ये, कि जब ये समझौता मान लिया कि तब तो मान लिया, जब वो अंग्रेज पिट रहा था और इन्होंने पकड़ दिया था उन अंग्रेजी अफसरों को, तो अपने को छुड़ाने के लिए उन्होंने ये सब किया, प्रचंड ये रचे और बाहर जाकर के फिर लड़ाई वापस लड़ी। और जहाँ तक देखिए खजाने का सवाल है, पता नहीं कितने खजाने अंग्रेज़ों ने इस देश के अंदर लूटे, कहाँ गए वो। आज भी जो इंग्लैंड की इकोनॉमी चल रही है ना, वो उन खजानों के ऊपर चल रही है कि कितने खजाने उन्होंने इस देश के अंदर लूटे हैं। ये तो छोड़िए, आखिरी है आज़ाद हिंद फौज के खजाने जो लूटे 1945-43 में, जहाँ भी रानी झांसी रेजिमेंट मौजूद थी और ये सब था, वहाँ लूटे। जब बहुत से शासक अंग्रेजों के बुरे इरादों से परिचित नहीं थे, तब कित्तूर की रानी चिन्नम्मा एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली भारतीय शासक थी। उनके सिपाही संख्या में कम थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। कोई भी युद्ध ऐसा नहीं अंग्रेजों ने भारत के अंदर जीता है, कोई इक्का दुक्का हो तो मैं कह नहीं सकता, जो अंग्रेजों ने अपनी वीरता, अपनी क्षमता के बल पे जीता हो। अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध भारत के अंदर जीते हैं, वो गद्दारों की वजह से जीते। और मैं एक के बाद एक आपको दसियों उदाहरण इसके ऊपर दे सकता हूं कि किस तरीके से अंग्रेज युद्ध जीतते चले गए हैं। और भारतीयों को जो बात समझ में नहीं आती कि ये जो आपस में बंटवारे हो जाते हैं अपनी मूछ की खातिर, ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए कितना घातक साबित हुए हैं, और वो अब भी देखने को मिलता है। उन्होंने बखूबी उस महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया कि वो निर्णयन कर सकती हैं, वो प्रशासन बेहतर ढंग से जो है उस समय चला सकती थी, और इतना ज़्यादा बेहतर कि आप देखिए कि वो अंग्रेज़ों की शक्ति को भी पराजित करने में सक्षम होती हैं और उनके सामने चुनौती पेश करती हैं। तो ये जो उस समय जो गवर्नर है चैपलिन, उनको उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये उनकी जो है विवेककारी नीति का और उनके जो प्रशासन की अभूतपूर्व क्षमता थी, उसका प्रदर्शन था। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता और पूर्ण अधिकार की नीति का उपयोग करते हुए रानी चिन्नम्मा को गोद लिए हुए बच्चे शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चिन्नम्मा ने आदेश की अवहेलना की। रानी चिन्नम्मा ने कित्तूर के पक्ष में दलील देने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंगस्टन को एक पत्र भेजा, लेकिन उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और रत्नों को जब्त करने की कोशिश की, जिनकी कीमत लगभग 1.5 मिलियन रुपए थी, लेकिन व्यर्थ। 20,000 पुरुषों और 400 तोपों की एक सेना के साथ, मुख्य रूप से मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी के साथ अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला किया। अक्टूबर 1824 को पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ और कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर बलों द्वारा मारे गए और 2 अंग्रेज अफसरों सर वॉल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को भी बंधक बना लिया गया था। अंग्रेजों से वादा करने के बाद कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, रानी चिन्नम्मा ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया और युद्ध फिर शुरू कर दिया। इस बार अंग्रेज अफसर चैपलिन ने वास्तव में अधिक सेना के साथ युद्ध जारी रखा। सर थॉमस मुनरो के भतीजे और सोलापुर के उप कलेक्टर मुनरो मारे गए। जब उनके साथ धोखे का इस्तेमाल किया गया कि उसकी सेना में इस तरह से धोखे करना कि जो उनके बारूद थे, उन बारूदों में जो है उसको नकली बारूद, उसके तहत आप काउडंग जो गोबर होता है उसको मिक्स कर देना, और जब युद्ध होता है तो उसमें वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और जबकि एक तरफ आप देखिए कि कितना ज़्यादा उन्होंने
वीरता का प्रदर्शन किया था कि अंग्रेजी सेना को पराजित करना, उसके जो कैप्टन है उसको मार गिराना और यहाँ तक कि उसके 2 मुख्य अधिकारियों को कब्जा कर लेना। इसी के कारण तो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। इसी के कारण तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ जो है ये रणनीति रखी कि इनके साथ समझौता करो और फिर आगे हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और फिर धोखे के तहत उनको फिर पराजित किया गया। उनके मंत्री जो थे रायलप्पा, उनके साथ जो है उनको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनका साथ दिया। रानी चेन्नम्मा ने अपने लेफ्टिनेंट सांगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा की मदद से जमकर युद्ध किया, लेकिन उनके सिपाही संख्या में कम पड़ गए और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और बैल होंगल किले में कैद कर दिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को बैलहोंगल तालुका में दफनाया गया। उनकी समाधि सरकार द्वारा बनाए गए एक छोटे से पार्क में स्थित है। इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में स्वतंत्र भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए शुरू की गई नीति के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि अगर किसी स्वतंत्र राज्य का शासक निसंतान मर जाता है तो राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस या व्यपगत हो जाता है। डलहौजी के विलय और व्यपगत के सिद्धांत ने भारत के शासक राजाओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जो 1857 के भारतीय विद्रोह के कारणों में से एक बना। 1907 तक 1857 का कोई जिक्र नहीं करता था। अंग्रेजों का जो डर था, वो अलग बात है कि अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि 1857 दोबारा ना। लेकिन इस समय तक जितने ऐसे हमारे भारतीय वीर चरित्र थे जिन्होंने जगह जगह पे अंग्रेजों को चुनौती दी थी, चाहे वो बिरसा मुंडा रहे हो, चाहे वो नागालैंड में उधर रानी रही हो, इनके किसी के भी जिक्र जो है नहीं किए जाते थे। ये जिक्र प्रारंभ हुए वीर सावरकर द्वारा 1857 पे पुस्तक लिखने के बाद। जब उन्होंने उसको पहला प्रथम संघर्ष बताया तो वहाँ से रानी का चरित्र जो है एक बार दोबारा उठा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारी जो ये कहेंगे जो लोक परंपरा है, उस लोक परंपरा के अंदर रानी झांसी को लेकर के बहुत कुछ मौजूद था बुंदेलखंड और उन इलाकों के अंदर। इसी प्रकार से लोक परंपरा में कर्नाटका में भी ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ सामने तब से आई जब से कि देश का हमारा क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो सुदृढ़ होना शुरू किया। हमारे क्रांतिकारियों ने इनको अपना आदर्श माना और इनको आदर्श मान करके इन्हीं के तौर तरीके जो है फिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनाए। 1824 का कित्तूर विद्रोह महिलाओं द्वारा नेतृत्व किए गए सबसे शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से एक था, जिसने रानी चेन्नम्मा के अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के चलते महिलाओं को राष्ट्रीय अभियान के लिए प्रेरित किया। चेन्नम्मा की पहली जीत और उनकी विरासत को आज भी हर साल 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कित्तूर उत्सव के दौरान कित्तूर में याद किया जाता है। हमारी आज की युवा पीढ़ी को, चाहे वो युवक हो चाहे वो युवतियां हों, उनको इस प्रकार के व्यक्तित्वों से एक सबक लेकर के, उनको आदर्श मान करके आगे बढ़ना चाहिए। 11 सितंबर सन 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने नई दिल्ली में संसद परिसर में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री शिवराज पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और अन्य लोग उपस्थित थे। ये प्रतिमा कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्मारक समिति द्वारा दान की गई थी और विजय गौर ने इसे बनाया था। उस समय की हम एक इतिहासकार के नाते जब इन रानियों के पर्सनैलिटी का अवलोकन करते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि चाहे वो रानी चेन्नम्मा हो, चाहे रानी झांसी हो, चाहे दुर्गावती हो पहले, चाहे अनूप शहर की रानी हो 1857 में, या ये कहिए इधर मध्य प्रदेश के अंदर अवंतिका भाई, ये सब हैं। इन स्त्रियों ने
शिक्षा के अंदर ये बहुत माहिर थी, और केवल शिक्षा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने राज चलाए। मतलब इन लोगों ने, रानी चेन्नम्मा ने ये नहीं किया कि किसी और को राज दे दिया हो चलाने के लिए, खुद गद्दी पे बैठ करके रानी बन करके राज चलाया। रानी झांसी ने भी यही किया, बैठ करके चलाया। तो इनका जो ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान था? इन्होंने तो अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़ी थी, इनका तो वही प्रारंभ जो हम कहेंगे कि अपना पारंपरिक हमारा ज्ञान था, चाहे वो गीता से हो, चाहे वो रामायण से हो, चाहे वो वेदों से हो, चाहे वो चाणक्य से हो। इन्होंने तो उस ज्ञान के ऊपर शासन किया ना। और यही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं, शास्त्र ही नहीं, ये शस्त्र विद्या में भी माहिर थी। आप देखिए ना, रानी दुर्गावती औरंगजेब के ज़माने से तब से तलवार उठाती है। तुलसीबाई बेरामपुर में मराठा, तुलसीबाई मराठा, वो भी तलवार लेके निकलती है। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादातर विद्रोह दक्षिण भारत में शुरू हुए थे। दक्षिण भारत में बहुत असंतोष था, जहां ब्रिटिश मनमानी ढंग से भूमि पर कब्जा कर रहे थे और समृद्ध स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं, कपड़ा, धातु कर्म और कृषि जैसे तमाम चीजों को नष्ट कर रहे थे, ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनों को यूनाइटेड किंगडम में परिवहन के माध्यम से राजस्व पैदा किया जा सके। तो इस तरह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ कित्तूर सेना का नेतृत्व करने वाली महिला शासकों में से एक रानी चेन्नम्मा अपनी आखिरी लड़ाई में हार गईं, लेकिन उन्हें हमेशा उनकी वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। कर्नाटक में वे एक लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं और हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।